हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व धरोहर केंद्र के द्वारा भारत की अस्थायी सूची में 6 नए स्थलों को शामिल किए जाने के बारे में। दरअसल हाल ही में यह सूचना हमारे केंद्रीय मंत्री के द्वारा दी गई है कि भारत की अस्थायी सूची में 6 नए स्थलों को विश्व धरोहर केंद्र के द्वारा शामिल कर दिया गया है। अब जरूरी है कि हम लोग समझें कि जो अस्थायी सूची है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेंटेटिव लिस्ट के रूप में जानते हैं, इस सूची में 6 स्थलों को शामिल क्यों किया गया है। वहीं साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि वो 6 स्थल कौन से हैं और वो किन मामलों में अपने आप को खास रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आइए सभी चीज़ों को हम लोग जानने समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी न्यूज़ का क्या कहना है। तो 6 साइट्स एडेड टू इंडियाज टेंटेटिव लिस्ट बाय यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। ये कौन बताया? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा हमें ये सारी बातें बताई गई है, जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। बात क्लियर है सभी लोगों को? तो मतलब ये सभी चीज़ें इस प्रकार से क्लियर हुई। अब जरूरी है कि हम लोग आगे बढ़ते हुए ये जानें कि वो 6 स्थल हैं कौन से और किन मामलों में विशेष है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से 6 स्थल शामिल किए गए हैं। सबसे पहला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। दूसरा है मुदुमल मेगालिथिक मैनहीर, जो तेलंगाना में है। इसके अलावा मौर्य मार्गों के साथ अशोक के शिलालेख स्थलों का क्रमिक नामांकन। तो इसमें दरअसल क्या है कि कई राज्यों के अंदर फैले हुए अलग अलग अशोक के शिलालेख स्थलों को शामिल किया गया है, जो मौर्य मार्गों के पास है। तो इसी वजह से कोई पर्टिकुलर यहाँ पर जगह का नाम नहीं बताया गया। 64 योगिनी मंदिरों का क्रमिक नामांकन। तो 64 योगिनी मंदिर जो है उनका विस्तार भी कई अलग अलग राज्यों में है, तो इसीलिए यहाँ पर भी पर्टिकुलर किसी स्टेट को या किसी प्लेस को मार्क नहीं किया गया। उत्तर भारत में गुप्त मंदिरों का क्रमिक नामांकन, तो यहाँ भी सेम स्थिति है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलों के महल और किले। तो ये अलग अलग 6 स्थल जो हैं ये शामिल कर दिए गए हैं फिलहाल भारत की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब कौन कौन सा स्थान जो है वो किस किस मामले में महत्वपूर्ण है, क्या क्या खास विशेषताएं, थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर भी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ की। तो किस मामलों में खास है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर ये बस्तर क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि नेशनल पार्क है। तो समृद्ध जैव विविधता के लिए ये स्थान बहुत ज्यादा विख्यात है। इसके अलावा यहाँ पर आपको असामान्य पौधे और वन्य जीव देखने को मिल जाएंगे अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो। इसके अलावा इसकी सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर कुटुमसर और दंडक चूना पत्थर की गुफाएं देखने को मिलती हैं, और ये गुफाएं अपने आप में एक प्रकार के भूवैज्ञानिक आश्चर्य हैं, और ये भूवैज्ञानिक आश्चर्य ही पर्यटकों को और इसके अलावा हम देखते हैं कि पुरातत्वविदों को आकर्षित करती हैं यहाँ पर आने के लिए, और इस स्थल को अपने आप में विशेष बना देते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे जानते हैं स्थल को, जिसका नाम है मुदुमल मेगालिथिक मैनहीर, जो तेलंगाना में। तो तेलंगाना के अंदर मुदुमल गांव में स्थित है ये मैनहीर। ठीक है, तो ये होते हैं मैनहीर। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से बड़े बड़े पत्थर हमें देखने को मिल रहे हैं, इन्हें ही कहा जाता है मैनहीर। तो ऐतिहासिक पत्थर की इमारतें हैं। ठीक है, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष के रूप में पहचाने जाते हैं। क्षेत्र की प्रागैतिहासिक मानवीय गतिविधियों पर ये एक प्रकार से प्रकाश डालने का कार्य करते हैं, और ये माना जाता है, मतलब मान्यता ऐसी है कि जो मैनहीर बने हुए हैं, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर ऐसे खड़े खड़े हमें दिख रहे हैं इतने सारे, ये पत्थर इनका इस्तेमाल किया जाता था स्मारकों या फिर दफन के निशान के रूप में। क्लियर है बात सारी? तो इन मैनहीरों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था? या तो स्मारक के रूप में, या स्मारकों की पहचान के रूप में, या फिर दफन के पहचान के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था कि यहाँ पर कभी किसी को दफन किया गया है। तो एक प्रकार से मार्क के रूप में कार्य किया करते हैं। तो ये इनका महत्व है, ये इतिहास से जुड़ी कुछ इनकी मान्यताएं हैं। क्लियर है बात सारी? चलिए तीसरे स्थल को जानते हैं। तीसरा जो हमारा है इसमें वो है मौर्य मार्गों के साथ अशोक के शिलालेख स्थलों का क्रमिक नामांकन। अब देखिए, इसकी खास बात क्या है। सबसे पहली बात तो ये कई राज्यों के अंदर विस्तार है इनका। ठीक है, जैसे कि आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। तो कई राज्यों के अंदर अलग अलग स्थानों पर है, इसलिए किसी पर्टिकुलर को मार्क नहीं किया गया। स्तंभों और चट्टानों पर सम्राट अशोक के आदेश लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो शिलालेख हैं वो सारे के सारे अशोक के हमें विचारों को बताते हैं, आदेशों को बताते हैं। और जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हुए भी आते हैं कि अशोक ने अलग अलग प्रकार से संदेश देने के लिए अपने आदेश, अपने निर्देश या अपने किसी प्रकार के
न्याय से जुड़े हुए निर्णय को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेख खुदवाए थे और ये काम अशोक ने बड़े स्तर पे किया था। क्लियर है बात सारी। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अशोक का काल इस मामले में बहुत ज्यादा विशेष रहा है कि भाई उसने इस काम को बहुत ज्यादा ध्यान दिया इस काम के ऊपर और बहुत ही बड़ी संख्या में ये सभी चीजें हुई। इसके अलावा जर्नली संदेश वगैरह देने का कार्य भी किया जाता था राजमार्गों के पास शिलालेखों के माध्यम से, तो अलग अलग संदेश खुदवा दिए जाते थे। अब इसके कई लाभ हुआ करते थे। पहली बात तो जैसे कि कुछ नए लोग आए हैं उनको पता लग जाता था कि आप भाई अशोक के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। वहीं दूसरी खास बात यह कि आने जाने वाले लोगों को नियम वगैरह, डायरेक्शंस वगैरह, बाकी चीजें जो थी वो भी इसके माध्यम से पता लग जाया करती थी। स्थान के बारे में पता लग जाया करता था कि वो कब कहां पर मौजूद है। उस समय जीपीएस वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो शिलालेख जो थे वो इस प्रकार से कई लाभ दिया करते थे। तो अब ये जो शिलालेख थे मैं जो बता सके आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लाभ दिया करते थे। तो इन शिलालेखों के अंदर जनरली हम लोग गौतम बुद्ध के या गौतम बुद्ध से जुड़े हुए या फिर बौद्ध धर्म के मूल्यों को भी देखते हैं या फिर नैतिक नेतृत्व को भी देखते हैं। तो जनरली अशोक ने बौद्ध मूल्यों और नैतिक नेतृत्व को फैलाने के लिए भी इन शिलालेखों को खुदवाने का कार्य किया था। जनरली ये जो शिलालेख हैं ये मुख्य रूप से संबंधित हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व से। तो काल याद रखिएगा, कई बार यूपीएससी के प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को यहाँ पर ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कई उद्देश्यों के लिए कार्य सारा का सारा हुआ करता था इन शिलालेखों को खुदवाने का, जो कि हमें पता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है, इसी वजह से यहाँ पर इनको शामिल कर लिया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग 64 योगिनी मंदिरों के क्रमिक नामांकन की। कई राज्यों में विस्तार है इनका। तो 64 योगिनियों को समर्पित विशिष्ट गोलाकार मंदिर है ये। स्त्री देवत्व के मोहक और शक्तिशाली दोनों पहलुओं का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि जर्नली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि स्त्री को सुंदरता के रूप में खासतौर पर हम लोग समझते हैं, लेकिन ये जो 64 योगिनी मंदिर है ये बता रहे हैं कि भाई देखिए, स्त्री देवत्व के मोहक के रूप में तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो स्त्री देवत्व का शक्तिशाली रूप होता है, जो शक्तिशाली पक्ष होता है, आपको यहाँ पर वो भी देखने को मिलेगा। क्लियर है। जर्नली 64 योगिनियों का मामला जो है 64 योग को भी दर्शाता है, यानी कि 64 अलग अलग योग की मुद्राओं में यहां पर आपको स्त्रियां देखने को मिल जाएंगी। तो इसी वजह से हम मानते हैं कि ये 64 योगिनी नाम इस प्रकार से पड़ गया है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारी पुरानी संसद है, जिसको आज हम लोग संविधान सदन के रूप में जानते हैं, उसकी वास्तविक रचना जो है वो रचना इसी 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित भी है। क्लियर है बात सारी। तो कई राज्यों में विस्तार है इनका, और जनरली इनका जो अलग अलग राज्यों में विस्तार है वो हम लोग देखते हैं कि पहाड़ियों के ही खास तौर पे ऊपर बनाया गया, यानी कि पहाड़ियों के ऊपर विशेष तौर पे ये संरचना हमें देखने को मिल जाती है। वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व से समृद्ध है अपने आप में। ठीक है, इसके अलावा विस्तृत पत्थर की नक्काशी यहाँ पर की गई है। क्लियर है बात सारी। तो ये कुछ खास बातें हैं 64 योगिनी मंदिरों की, जो जनरली किसी भी राज्य में हो, लेकिन कुछ खास विशेषताएं ऐसी जो सब जगह पर कॉमन देखने को मिलती है। अगली बात हमें करनी है यहाँ पर उत्तर भारत में गुप्त मंदिरों के क्रमिक नामांकन की। तो गुप्त काल एक ऐसा काल मानते हैं हम लोग जिस समय वास्तव में मंदिरों के बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। तो इस दौरान जो मंदिर बने थे वो अपने मतलब प्रारंभिक अवस्था में ही थे। तो इसी वजह से आज के जितने भव्य मंदिर हैं उन मंदिरों की तरह तो ये मंदिर नहीं थे, लेकिन शुरुआत हुई थी, इसलिए मामला पूरा का पूरा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गुप्त काल को हम लोग देखते हैं कि जो गुप्त काल के मंदिर हैं और अपने आप में खास है, और गुप्त काल को हम लोग जनरली स्वर्णिम काल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं, तो गुप्त काल के मंदिरों से इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। प्रारंभिक मंदिर निर्माण के उत्कृष्ट उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस काल के मंदिरों में, जैसा कि आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। और ये जो मंदिर है ये हमें तात्कालिक सांस्कृतिक और धार्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। कोई भी संरचना हो वो अपने आप में अपने काल की अनूठी विशेषताओं को दर्शाती है। ठीक वही कार्य ये मंदिर भी कर रहे हैं गुप्त काल के बारे में। आगे बढ़ते हुए जानते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलों के महल किलों के बारे में। तो बुंदेल राजाओं ने इन भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था अपने काल में। ठीक, इसके अलावा ये जो महल और किले हैं, ये महल किले क्षेत्र की स्थापत्य विरासत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसके साथ साथ सुरक्षात्मक कार्यों के अलावा ये गढ़ बुंदेला राजवंश की कला और संस्कृति के प्रति समर्थन भी दर्शाते हैं। मतलब पता चलता है कि किस प्रकार से बुंदेल राजा जो हुआ करते थे वो सांस्कृतिक पक्षों को, ठीक है, भवन निर्माण के पक्षों को, कला के पक्षों को, इन सभी को भी अपना समर्थन दिया करते थे, सपोर्ट करते थे, जिस वजह से ये सभी भव्य इमारतें हमें आज भी देखने को मिल रही हैं। क्लियर है बात सारी की सारी। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये खास बातें हैं हम लोगों के आज के टॉपिक की, और 6 जो नए स्थल शामिल किए गए हैं भारत की अस्थायी सूची में उनकी बातें। इसके अलावा आप में से कुछ लोग जब इन सभी चीज़ों को सुन रहे होंगे तो सुनते सुनते उनके मन में ये प्रश्न भी आया होगा कि भारत के जो ये 6 स्थल हैं इनको भारत की अस्थायी सूची में शामिल क्यों किया गया। तो देखिए जनरली क्या होता है कि हम चाहते हैं कि भारत के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों का दर्जा दें।
दिया जाए। लेकिन उन किसी भी स्थल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा तभी दिया जा सकता है जब वह स्थल पहले भारत की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो। अगर वो पहले टेंटेटिव लिस्ट में शामिल रहेगा तो ऐसी स्थिति में यह पता चल जाता है कि भारत ने पहले ही उसको एक विशेष दर्जा दिया हुआ है, जिसमें 1 साल तक वह स्थल अगर शामिल रहता है तो 1 साल तक शामिल होने के बाद में भारत उस स्थल के लिए यह प्रस्ताव रख सकता है कि अब आप इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे दीजिए। तो इसी वजह से जरूरी होता है कि भविष्य में हम लोग चीजों को किस प्रकार से संभालना चाहते हैं, किस प्रकार से आगे चीजों के लिए निर्णय लेना चाहते हैं, या किस किस स्थल को हम लोग आने वाले समय में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि पहले उसको शामिल कर लिया जाए ताकि 1 साल की अवधि के बाद हम उसके लिए यह प्रस्ताव रख सकें कि विश्व धरोहर स्थल इसको बना दिया जाए। हालांकि यहाँ पर नियम यह भी है कि 10 वर्ष की अवधि पर जनरली जो देश है वो इसको रिव्यू करेगा, देखेगा कि कौन से स्थल शामिल रहने चाहिए, कौन से शामिल नहीं रहने चाहिए, किनको हटा दिया जाना चाहिए। तो ये सभी कार्य जो है वो इस प्रकार से किए जाते रह जाए। लेकिन ये सारे कार्य जो होते हैं वो विश्व धरोहर केंद्र के द्वारा ही किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारत ने अपनी मर्जी से कुछ भी कर लिया, नहीं, हम प्रस्ताव जो होते हैं वो सभी भेजते हैं विश्व धरोहर केंद्र को। उसके बाद विभिन्न पहलुओं को समझते जानते हुए विश्व धरोहर केंद्र जो है वो पहले अस्थायी सूची के लिए निर्णय लेता है, बाद में अस्थायी सूची से नामों को आगे विश्व धरोहर स्थल के लिए फॉरवर्ड किया जाता है और अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। अगर बात करें वर्तमान में भारत की अस्थायी सूची में कितने स्थल शामिल है, तो देखिए अब इन 6 स्थलों के शामिल हो जाने के बाद कुल 62 स्थल हो गए हैं भारत की अस्थायी सूची में। क्लियर है बात सारी। अगर हम लोग बात करें भारत के विश्व धरोहर स्थलों की, तो वर्तमान में कुल 43 स्थल ऐसे हैं जिनको भारत के विश्व धरोहर स्थलों का दर्जा मिला हुआ है। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर जो स्थल हैं उनमें 35 स्थल ऐसे हैं जिनको सांस्कृतिक रूप से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है, फिर सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। 7 स्थल ऐसे हैं जिनको प्राकृतिक श्रेणी के तहत विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है, वहीं 1 स्थल ऐसा है जिसको मिश्रित श्रेणी के तहत विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो ये सभी नाम भी आप लोग याद जरूर से रखिएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें थी हमारी आज की क्लास की। बाकी आप मुझसे जुड़ने के लिए कहीं पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो टेलीग्राम पे जुड़ना है, ठीक है, इंस्टा पे जुड़ना है, फेसबुक पे या फिर एक्स पे, तो सब जगह यूजर नेम सेम है। आप जब भी डालेंगे इसको सर्च करने के लिए तो आपको मेरी प्रोफाइल इजीली मिल जाएगी। क्लियर है बात सारी? तो बस इस क्लास में इतनी बात करनी है। बाकी सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बाकी साथियों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जरूरी है आप लोग बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिलहाल दीजिए मुझे विदा, बाकी बातें होंगी आने वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।